हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 के अध्याय 2 अर्थात क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के अध्याय के अंदर के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। एनसीईआरटी किताब में इस अध्याय के अंदर जितने सारे प्रश्न दिए गए हैं, जो अलग अलग पन्नों में दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम बारीकी से समझेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। अध्याय के अंदर पहला प्रश्न जो पूछा गया है वह है पदार्थ से आप क्या समझते हैं। हमें बताना है कि पदार्थ किससे कहते हैं। इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे। वे शरीर जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे पदार्थ कहलाते हैं। विज्ञान के अनुसार पदार्थ वे सभी चीजें हैं जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे। इस प्रकार के चीजों को पदार्थ कहा जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो पत्थर, मिट्टी, वायु, जल, कागज इत्यादि ये सभी ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती हैं। इसीलिए इस प्रकार के चीजों को पदार्थ कहा जाता है। इस प्रकार पहला प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताएं। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है। इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में निम्नलिखित अंतर होते हैं। हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे समांगी मिश्रण और दूसरी तरफ लिखेंगे विषमांगी मिश्रण। अगर हम समांगी मिश्रण की बात करें तो इसका एक समान संगठन होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है, परंतु विषमांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं होता है। यानी समांगी मिश्रण में क्या होगा कि इसका एक समान संगठन होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण में इसका एक समान संगठन नहीं होता है। अगला पॉइंट है समांगी मिश्रण की अगर हम बात करें तो इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती हैं। कोई भी ऐसा मिश्रण जो समांगी मिश्रण होता है उसमें अवयवों के बीच कोई भी स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती हैं, परंतु विषमांगी मिश्रण में विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमाएं होती हैं। अगला पॉइंट है कि समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है। तो समांगी मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है जल में चीनी का विलयन और जल में नमक का विलयन। अगर आप समांगी मिश्रण प्राप्त करना चाहते हैं तो जल में चीनी की कुछ मात्रा घोल दें या फिर जल में नमक की कुछ मात्रा घोल दें। इस प्रकार चीनी या नमक का जो विलयन प्राप्त होगा वह समांगी मिश्रण होगा, क्योंकि जो हम जल में चीनी मिलाते हैं और इसमें जो मिश्रण बनता है इसमें प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है और विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं भी नहीं होती हैं। इसी प्रकार जल में नमक का विलयन भी समांगी मिश्रण का ही उदाहरण है। अगर हम विषमांगी मिश्रण की बात करें तो बालू और नमक का मिश्रण जो होगा वह विषमांगी मिश्रण होगा। इसी प्रकार जल और तेल का जो मिश्रण होगा वह भी विषमांगी मिश्रण होगा। अगर आप बालू की कुछ मात्रा और नमक की कुछ मात्रा ले लें और इन दोनों को आपस में मिला दें तो इसमें जो मिश्रण प्राप्त होगा वह विषमांगी मिश्रण होगा, क्योंकि इसमें बालू के कण और नमक के कण स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देंगे। इसी प्रकार जल और तेल को जब हम आपस में मिलाते हैं तो तेल की बूंदें स्पष्ट रूप से नजर आती हैं। यानी इस प्रकार के मिश्रण विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। इस प्रकार इस प्रश्न के जवाब में हमने समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के मध्य अंतर स्पष्ट किया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अध्याय के अंदर दिया गया अगला प्रश्न पिछले प्रश्न के जैसा ही है। इसमें भी पूछा गया है कि उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए।
इस प्रश्न का उत्तर भी पिछले प्रश्न के उत्तर जैसा ही होगा। इस प्रश्न का जवाब में हम एक तरफ लिखेंगे समांगी मिश्रण और दूसरी तरफ लिखेंगे विषमांगी मिश्रण, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न के जवाब में किया, और इस प्रकार इसका जवाब ठीक वैसे ही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। इस प्रश्न के जवाब में हमें विलयन, निलंबन और कोलाइड के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से निम्न प्रकार से भिन्न हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। इसमें एक तरफ लिखेंगे विलयन, बीच में लिखेंगे निलंबन और उसके दूसरे तरफ लिखेंगे कोलाइड। अब हम सबसे पहले बात करते हैं विलयन की। विलयन की अगर बात किया जाए तो यह समांगी मिश्रण होता है, जबकि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है और कोलाइड भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। यह है पहला अंतर। विलयन समांगी मिश्रण होता है, निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है और कोलाइड भी विषमांगी मिश्रण होता है। अगला पॉइंट यह है कि विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं। अगर हम कोई विलयन को किसी छन्ना कागज में डालें तो विलयन के जितने भी कण हैं ये छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं, परंतु निलंबन के कण छन्ना कागज में से पार नहीं निकल सकते हैं, जबकि कोलाइड के कण छन्ना कागज में से पार हो जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि छन्ना कागज प्रयोग में हम देखेंगे कि विलयन और कोलाइड के कण छन्ना कागज में से पार हो जाते हैं, परंतु निलंबन के कण छन्ना कागज में से पार नहीं निकल सकते हैं। अगला पॉइंट है कि विलयन के कणों का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। चूंकि विलयन में क्या होता है कि दो पदार्थ एक दूसरे से पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, इसीलिए विलयन के कणों का जो आकार होता है यह बहुत ही कम होता है और इसका मान 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, जबकि निलंबन के कणों का आकार कुछ बड़ा होता है। इसमें कणों का आकार 10⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, जबकि कोलाइड में कणों का आकार 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। प्रश्न में यह दिया गया है कि जब 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोला जाएगा तो प्राप्त विलयन की सांद्रता क्या होगी। इस प्रश्न में हमें निकालना है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता के लिए सूत्र होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। सबसे पहले हमें देखना है कि इस विलयन में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या है। किसी भी विलयन में जो पदार्थ की मात्रा कम होती है उससे विलेय कहा जाता है। यानी इसमें 100 ग्राम जल में 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को घोला जा रहा है, यानी इसमें विलेय पदार्थ जो होगा वह सोडियम क्लोराइड होगा। यानी अब हम लिखेंगे बराबर का चिन्ह देंगे, विलेय पदार्थ के द्रव्यमान के जगह पर हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड का जो द्रव्यमान है यानी 36 ग्राम। अब हम बटा का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान। चूंकि विलयन का जो द्रव्यमान है इसमें दो चीज है, पहला तो है 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड और दूसरा है 100 ग्राम जल। यानी विलयन का जो कुल द्रव्यमान होगा वह 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम होगा। अब हम गुना 100 लिखेंगे जैसा कि सूत्र में है। अब हम बराबर का चिन्ह देंगे, 36 ग्राम जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे, बटा देंगे 136 ग्राम गुना 100 लिखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकलेगा 26.4, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 26.4%।
अब आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल यानी कैरोसिन ऑयल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वाथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। हमें बताना है कि पेट्रोल और मिट्टी के तेल का जो मिश्रण है इसमें दोनों को हम कैसे पृथक करेंगे, किस विधि से पृथक करेंगे। प्रश्न में यह दिया गया है कि पेट्रोल और मिट्टी के तेल के क्वाथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। जब कोई दो द्रव जिनके मध्य क्वाथनांकों का अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो इस प्रकार के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाया जाएगा? इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे, पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है क्योंकि इनके क्वाथनांकों के बीच 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। अब हम इस चित्र के मदद से आसवन विधि को समझेंगे। पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि आसवन फ्लास्क में पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को लिया जाएगा और चित्र के अनुसार उपकरण को सजा लिए जाएंगे। अब इस आसवन फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म किया जाएगा। जब इसकी तापमान में वृद्धि होती जाएगी तो चूंकि पेट्रोल का क्वथनांक कम होता है इसलिए पेट्रोल धीरे धीरे वाष्प में परिणत होने लगेंगे और ये अलग होकर एक अलग बर्तन में एकत्रित होंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बाद में जो चीज बचा हुआ रहेगा वह मिट्टी का तेल रहेगा जो कि आसवन फ्लास्क में रहेगा। इसी प्रकार आसवन विधि द्वारा पेट्रोल और मिट्टी के तेल को मिश्रण को अलग किया जाएगा। तो अब हम मिश्रण को अलग करने की विधि को एक नजर देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, चित्र के अनुसार पेट्रोल और मिट्टी के तेल को एक आसवन फ्लास्क में लेते हैं। मिश्रण को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं। पेट्रोल धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है और संघनित होकर एक बर्तन में एकत्रित हो जाता है। तत्पश्चात मिश्रण को गर्म करना बंद कर देते हैं। अब मिट्टी का तेल फ्लास्क में शेष बच जाता है। इस प्रकार मिश्रण को अलग किया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। प्रश्न दिया गया है, दही से मक्खन। दही से मक्खन को पृथक करने की कौन सी विधि है? इसका उत्तर होगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि द्वारा दही से मक्खन को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र जल से नमक। समुद्र जल से नमक को कैसे पृथक किया जाएगा? इसके लिए जो विधि है उसका नाम है वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, नमक से कपूर। नमक से कपूर को पृथक करने की जो विधि है इसका नाम है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए तो ये द्रव में न बदलकर सीधे गैस बन जाती है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो कि सामान्य रूप से ठोस अवस्था में होता है। जब हम कपूर को गर्म करते हैं तो ये द्रव में न बदलकर सीधे गैस बन जाते हैं यानी वाष्प बन जाते हैं। इसी प्रकार नमक और कपूर के मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं तो कपूर वाष्प बनकर उड़ जाते हैं और इस वाष्प को जब हम एक जगह एकत्रित करके उसको संघनित करते हैं तो हमें कपूर प्राप्त होता है। इसी प्रकार नमक से कपूर को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। अभ्यास के अंदर दिया गया अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। जब हम समुद्री जल से नमक को प्राप्त करेंगे
तो इसके लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें नमक का शुद्ध रूप हमें ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न में पूछा गया है, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। इसमें कुछ हमें नाम दिए जाएंगे। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न में दिया गया है, पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज का जलना। इन सभी में से कौन सा ऐसा है जो भौतिक परिवर्तन है और कौन सा ऐसा है जो रासायनिक परिवर्तन है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। अब हम छांटेंगे कौन कौन सा ऐसा प्रक्रम है जो भौतिक परिवर्तन है जो कि प्रश्न में दिया गया है। पहला है पेड़ों को काटना। पेड़ों को काटना एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। अगला है मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। कोई भी पदार्थ जब पिघलता है तो इसमें उसकी अवस्था का परिवर्तन होता है, इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, इसलिए मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला होगा जल का उबलकर वाष्प बनना। इसमें द्रव गैस में परिवर्तित होती है जिसमें अवस्था का परिवर्तन होता है, अर्थात यह भी भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। अगला है जल में साधारण नमक का घुलना, जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना, यह भी भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। अब हम सूची बनाएंगे रासायनिक परिवर्तन का। पहला होगा अलमारी में जंग लगना। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन होता है क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला होगा विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। जब हम विद्युत तरंग को जल में होकर प्रवाहित करते हैं तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाती है, अर्थात इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसीलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला होगा लकड़ी और कागज का जलना। किसी भी पदार्थ का, किसी भी ईंधन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस प्रकार इस प्रश्न में हमने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत किया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास के अंदर दिया गया अगला प्रश्न है, अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। हम अपने आसपास अनेक प्रकार के पदार्थ देखते हैं। इन सभी पदार्थों को हमें शुद्ध पदार्थों में और मिश्रण में वर्गीकृत करना है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें एक तरफ लिखेंगे शुद्ध पदार्थ और दूसरे तरफ लिखेंगे मिश्रण। हम अपने आसपास जितने भी पदार्थ देखते हैं इनमें से ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो विज्ञान की दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ हैं और ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो विज्ञान की दृष्टिकोण से मिश्रण हैं। अगर हम शुद्ध पदार्थों की बात करें तो सोना, चांदी, लोहा, हीरा, आश्रित जल इत्यादि ये सभी शुद्ध पदार्थ हैं। जितने भी तत्व हैं और जितने भी यौगिक हैं ये सभी पदार्थ शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगर हम मिश्रण की बात करें तो वायु, पेट्रोल, पीतल, नमक का घोल, चीनी का घोल इत्यादि ये मिश्रण के उदाहरण हैं, क्योंकि वायु में अनेक प्रकार के गैसें होती हैं और वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसी प्रकार
पेट्रोल में विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, अर्थात पेट्रोल भी मिश्रण का ही उदाहरण है। पीतल, पीतल क्या है? इसे जस्ता और तांबा का मिश्रण है, यानी ये एक मिश्र धातु है, इसलिए पीतल भी मिश्रण का उदाहरण है। नमक के घोल में जल और नमक का मिश्रण होता है, इसीलिए यह भी मिश्रण का ही उदाहरण है। इसी प्रकार चीनी का घोल भी मिश्रण है। इस प्रकार हम अपने आसपास पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों में से कुछ पदार्थों का उल्लेख किया, और इसमें कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो शुद्ध पदार्थ हैं और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो मिश्रण हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 में दिए गए जितने भी प्रश्न हैं जो कि अध्याय के अंदर हैं, उन सभी प्रश्नों को बारीकी से समझा और उसका उत्तर लिखा। इस प्रकार ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर नए वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।